Hello student, now the third chapter, the Delhi Sultans is a part third we'll discuss here. From Garishan town to empire, the expansion of the Delhi. देखेंगे कि किस तरह से गारिशन टाउन से लेकर साम्राज्य तक की स्थिति रही और दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में कुछ जानकारी लेंगे. In the early 13th century, the control of Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The Sultans seldom controlled the hinterland in the cities and were therefore dependent upon trade, tribute and plunder of supplies. 13वीं शताब्दी से पहले दिल्ली सुल्तान जो थे वह कम्प्लीटली गैरिशन टाउन्स के द्वारा रन कर रहा था. गैरिशन टाउन्स मतलब वो शहर ऐसे थे जो चारों ओर से किलाबंदी थी और कॉलोनियल्स के द्वारा शासन किया जा रहा था. द सिटीज़ वेयर देयर फॉर डिपेंड अपॉन ट्रेड, और वह शहर ऐसे थे जहाँ पर सिर्फ व्यापार होते थे और वहाँ से वस्तुओं का इधर सप्लाई होते थे. कंट्रोलिंग गैरिशन टाउन in distance, Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. Rebellion, war event, bad weather could snap fragile communication routes. Delhi authority was also challenged by Mongols invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. The Sultanate barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. गैरिशन टाउन के ऊपर कंट्रोल ओवर जो है वह दिल्ली नहीं कर पाती थी बिकॉज इट डिस्टेंस बंगाल सिंध फ्रॉम दिल्ली एंड वेरी डिफ़िकल्ट देयर. बार बार वहाँ पर रिबिलियन वार होना, बैड वेदर के कारण जो है कम्युनिकेशंस रूट जो होते थे वो ख़राब हो जाती थी, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे लोग. दिल्ली अथॉरिटी जो थी वो कम्प्लीटली मंगोल के कारण डरी हुई थी क्योंकि अफ़गानिस्तान और गवर्नर्स जो है बार बार वहाँ पर सुल्तान की वीकनेस को देखते हुए वो लोग उस पर चढ़ाई करते थे. सल्तनत बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंजेस. सल्तनत जो थी वह बहुत ही इस चैलेंजेस को नहीं झेल पा रही थी और कंसोलिडेशन अकॉर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बलबन. लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो कंसोलिडेशन पावर है, जो उसका ताकत जो है वह गियासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड में आना शुरू हो गया. एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी. बाद में बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया और उसके बाद मोहम्मद तुगलक. Now the first set of the campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterland of the garrison towns. इनका पहला उद्देश्य जो था कैंपेनिंग का वो था इंटरनल फॉरेंटर को अपने अधीन करना, गैरिशन टाउन को अपने अधीन कंसोलिडेट करना. एंड ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना द्वाब. पहले क्या किया गया कि गंगा यमुना के द्वाब के जंगली इलाके को क्लियर किए गए एंड हंटर गैदर्स एंड पेस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट. जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग थे, हंटर गेदर्स या पेस्टोरलिस्ट, उनको उनके हैबिटेट से एक्सपेल्ड कर दिया गया और निकाल दिया गया. दिस लैंड्स आर गिवन टू पेजेंट्स. एग्रीकल्चर वॉज इनकरेज्ड और उस ज़मीन को एग्रीकल्चर पेजेंट्स को दे दी गई खेती के लिए. न्यू फोर्ट्स, गैरिशन टाउन्स एंड टाउन्स वेयर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड. बाद में गियासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड में धीरे धीरे इनको जो है फोर्टिफिकेशन एरिया को फॉर्ट्रेस किया गया. गैरिशन टाउन जो थे वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन में ले लिया गया और वहीं से फिर इनके द्वारा व्यापार को बढ़ावा दिया गया. द सेकेंड एक्सपेंशन ऑकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फॉरेंटर एट द सल्तनत. मिलिट्री एक्सपेडिशन into the southern India and started during the reign of the Alauddin Khilji and culminated with the Muhammad Tughlaq in their campaigning. The Sultanate armies captured elephants, horses and slaves and carried away precious metal. सेकेंड एक्सपेंशन में देखेंगे कि धीरे धीरे जो है एक्सटर्नल फॉरेंटर को भी सल्तनत के द्वारा विस्तार किया जाना शुरू हो गया. मिलिट्री एक्सपेडिशंस के द्वारा भी लोग और आगे बढ़ने लगे, आक्रमण होने लगा मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में. और कैंपेनिंग शुरू होने के बाद धीरे धीरे बहुत सारे एरियाज कैप्चर कर लिए गए, जिसमें उन एरिया के साथ साथ कुछ कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेब्स को भी किया गया. प्रीशियस मेटल्स भी बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक, क्योंकि ये भी बाहर के ही थे और बाहर से आकर के इन्होंने दिल्ली के ऊपर शासन करना शुरू किया था और यहाँ से प्रीशियस मेटल्स ये सारी चीज़ों को अपने अधीन करने लगे. एंड बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक रेन 150 ईयर्स आफ्टर समवॉट हम्बल बिगनिंग. मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के समापन के बाद 150 वर्ष के बाद देखा गया कि एक नए अच्छे युग की शुरुआत शुरू हुई. द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. यह दिल्ली सल्तनत के जो आर्मी थी वह बहुत सारे एरिया में मूव करना शुरू करती. दे डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सिटीज़ एंड सल्तनत
collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. But now how complete and effective was its control over such a vast territory? दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में धीरे धीरे जो है पेजेंट्री वर्क से भी टैक्स कलेक्शंस किया जाने लगा, जस्टिस जो है वह ये खुद संभालने लगे, और किस तरह से इनका जो है पूरे क्षेत्र के भास्ट टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल ओवर एक प्रभावशील रूप में दिखाया जाने लगा. नेक्स्ट वी विल सी the Delhi Sultans built several mosques in cities all over the subcontinent. This demonstrated their claims and to be protected of Islam. Muslims and mosques also helped to create sense of community of believers. दिल्ली सुल्तान के टाइम पीरियड में बहुत सारे मॉस्क्यूज़ जो है पूरे शहर में बनाए जाने लगे. ये डेमोन्स्ट्रेट करने लगा कि मुस्लिम जो है वह पूरी तरह से सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स को बढ़ावा दे रहा है. वो शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, and it was necessary to reinforce this idea of the community because Muslims came from a variety of background. Now we will see here a closer look at administration consolidation under खलजी and तुगलक. आज देखेंगे कि किस तरह से खलजी और तुगलक डायनेस्टी के अंदर में प्रशासनिक कार्य और ताकत दिया गया, कंसोलिडेट किया गया. कंसोलिडेशन ऑफ द किंगडम्स एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशंस. धीरे धीरे कॉलोनियल पावर के अधीन जो है वह साम्राज्य को, दिल्ली सल्तनत को एक रिलायबल गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाने लगा, रदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट एंड लैंडेड चिप्सियंस एज गवर्नर. द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदागन. In Persian, they were carefully trained to man some of the most important political officials in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the sultans could trust and rely upon them. धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तारवादी प्रक्रिया शुरू हुई, कंसोलिडेट किया जाने लगा. उसमें रिलायबल गवर्नर्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशंस को बढ़ावा दिया गया, और बाद में गवर्नर्स के द्वारा, जो रिलायबल गवर्नर्स थे उनके द्वारा उस एरियाज़ को कंट्रोल ओवर किया जाने लगा. स्पेशली इल्तुतमिश जो थे स्पेशल स्लेब्स परचेस्ड फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज के लिए स्लेब्स को भी परचेज किया जाने लगा, जिसको बंदागन नाम दिया गया पर्शियन लैंग्वेज में. दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन किंगडम्स. और जो साम्राज्य के बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स होते थे, उस स्लेब्स लोगों को वहाँ पर ले जा करके केयरफुली ट्रेंड करके उन्हें जॉब दिया जाता था. सिंस दे वर टोटली डिपेंड अपॉन देयर मास्टर, क्योंकि ये बंदागन जो होते थे, ये जो स्लेब होते थे, पूरी तरह से मास्टर के ऊपर डिपेंड अपॉन होते थे. एंड सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिले अपॉन देम, और सुल्तान उस पर पूरी तरह भरोसा करते थे, उस पर विश्वास करते थे. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. ओके.